यूपी बिहार समेत कई राज्यों में मौसम ने बदली करवट। दिल्ली नोएडा समेत कई राज्यों में तूफान की तबाही। राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट। मरीजों की स्क्रीनिंग सर्विलांस पर फोकस के निर्देश। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित जेपीसी की टटोली उत्तराखंड के नब्ज। कहा, एक साथ चुनाव पर विरोध करने वालों के तर्क स्पष्ट नहीं। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को शासन ने दी बड़ी राहत। बायोमेट्रिक के साथ अब मोबाइल से भी लगेगी हाजिरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सीएस आनंद बर्धन ने की समीक्षा बैठक। 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार कराने की है तैयारी। विदेशी श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में किया पिंडदान। रसिया, इंग्लैंड और मलेशिया के श्रद्धालु पितरों का तर्पण करने पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के सिलेबस में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथा को मदरसों के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें सशस्त्र बलों ने बेजोड़ शौर्य और साहस का परिचय दिया है। इस ऑपरेशन की सफलता को मदरसों के सिलेबस में शामिल करने से छात्रों में न केवल सेना के प्रति सम्मान बढ़ेगा, बल्कि देशभक्ति के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर एक चैप्टर शामिल किया जाएगा। कासमी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है और इस फैसले से छात्रों को सेना के पराक्रम की जानकारी मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 451 पंजीकृत मदरसे हैं, जिनमें करीब 50,000 छात्र पढ़ते हैं। इस फैसले से इन सभी छात्रों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मिलेगी और वे सेना के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होंगे। मुफ्ती शमून कासमी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर उन्हें बधाई दी। इस मुलाकात के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी वर्गों से लेकर बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि भारत की शक्ति का देश के बच्चों को गौरव महसूस हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि और नेतृत्व के कारण भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नहीं, वो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे। अच्छी पहल है, क्यों नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और उनके साहस का उनको पता होना चाहिए। कब कब दुश्मन देशों ने हम पर हमला बोला, क्या कितने हम मासूम लोगों की जान गई,
ये पूरा उनको पता होना चाहिए, इतिहास भी, ज्योग्राफी भी, हर चीज पता होनी चाहिए। कौन कौन से देश हमारे दोस्त हैं, कितने हमारे दुश्मन हैं, और क्या हमारी सरकार की उसमें रणनीति रही, कब कब जो है स्ट्रॉन्ग फैसले भारत सरकार ने लिए, कब कब वो कमजोर पड़ गई, ये सब कुछ पता होना चाहिए बच्चों को। लेकिन यहाँ पर भी दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है धामी सरकार का। एक तरफ तो यही लोग हैं जिनकी वजह से डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है आपके वहाँ, दूसरी तरफ यही मदरसे हैं जो अवैध चल रहे हैं आपके वहाँ, और अब जो है मदरसों में आप ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं। तो पहले सुनिश्चित कर लीजिएगा जहां ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा वो वैध मदरसे हैं या अवैध। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि इससे बच्चों को देश के सैनिकों के पराक्रम और बलिदान के बारे में पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हैं और इनको हम आधुनिक बनाने जा रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी के सिलेबस को शामिल किया जाएगा। हमारी सेना की वीर गाथा को अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि यह देवभूमि उत्तराखंड है। इस राज्य को सैन्य धाम भी कहा जाता है। इस सैन्य धाम में अगर मदरसे के बच्चे ऑपरेशन सिंदूर पढ़ेंगे तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। जहां के गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल और मुख्यमंत्री एक सैनिक के पुत्र हों, वहां के बच्चे ऑपरेशन सिंदूर नहीं पढ़ेंगे तो कहां के पढ़ेंगे। हर घर से एक सैनिक निकलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का पाठ पढ़कर बच्चे भारत के वीर सपूतों और जीते गए युद्ध के बारे में जानेंगे। इस विषय से भारतीय सेना की कुर्बानियों को याद दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस तरह से देश का नाम रोशन किया है, उससे कई मुसलमान बच्चों के दिल में देश की भक्ति का जज्बा और मजबूत हो जाएगा। हमें यकीन है कि इन मदरसों से हमारी बेटियां भी सोफिया कुरैशी की तरह बनकर निकलेंगी। इनके साथ ही उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया कि इसी तर्ज पर जल्द एनसीईआरटी के सिलेबस में भी सेना की शौर्य गाथाओं को शामिल करने का प्रयास किया जाए। 17 मदरसे आते हैं और हमारा मानना है कि हम अपने मदरसों को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं और उन मदरसों में हम एनसीईआरटी का उत्तराखंड सिलेबस पढ़ाएंगे। और हमारा साथ में ये भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हम सैन्य धाम भी हैं, तो हमारे मदरसे के बच्चे अब तमाम जो वीर गाथाएं हैं सेना की, वो तमाम वीर गाथाएं भी पढ़े। और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना का शौर्य रहा, जिस तरह से आतंकवादी कैंपों को उड़ाया गया, उन नापाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे आतंक के रूप में पल रहे थे पीओके में, जैसे उन्हें ध्वस्त किया गया। मेरा एक एक बच्चा उनको पढ़ेगा और उनकी कुकृत्यों को जानेगा कि कैसे इस्लाम के नाम पर, कैसे मजहब के नाम पर, कैसे किसी व्यक्ति का धर्म पूछकर अधर्म का काम करने वालों को कैसे मेरे भारतीय सेना ने धर्म सिखाया है। सबसे पहले तो बीजेपी का ये एक मेरे को प्रोपगंडा लग रहा है। उनको ये कहना चाहिए था कि हिंदू जो ऑपरेशन सिंदूर की जो ऐतिहासिक घटना है और इसमें जो वीरता की मिसाल है और जिन लोगों ने, जिन सैनिकों ने वीरता दिखाई है, उनकी जीवनी जो है वो मदरसों में पढ़ाई जाए, इस प्रकार का उनको विषय रखना चाहिए था। तो धामी जी का जो प्रस्ताव है वो ऐसा लगता है कि वो अनजाने में उन्होंने ये बात पूरी समझदारी से उन्होंने ये बात नहीं कही है। और हम तो ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ना कारगिल युद्ध, क्यों ना आपको 71 का युद्ध में जो भाग लिए बहुत सारे जो हमारे जवान रहे और सभी धर्मों के थे, सभी जातियों के थे, और उनको मदरसों में पढ़ाया जाए, जिससे उनको भी समझ में आए कि हाँ भाई, हम सभी जो कौम है वो भारतीय है और भारत में जो रहने वाले सब लोगों के अंदर भारतीयता है और वो भारत देश के लिए रक्षा करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर अब मदरसों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम समिति गठित की जाएगी। इस समिति में शिक्षाविद, सैन्य इतिहासकार और मदरसा शिक्षा विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति तय करेगी कि किस कक्षा में किस प्रकार से और कितनी गहराई तक यह विषय पढ़ाया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह निर्णय राजनीतिक नहीं बल्कि शैक्षणिक और राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित है। बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा नहीं बल्कि देश के इतिहास, संस्कृति और समर्पण की भावना से भी अवगत कराना जरूरी होगा। बहरहाल देखना होगा पाठ्यक्रम आने से मदरसों में पढ़ रहे छात्रों पर कितना आने वाले समय पर देशभक्ति को लेकर जुनून चढ़ पाएगा। उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियमानुसार व्यवस्थित व स्थापित किए जाने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हरिद्वार नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार की अध्यक्षता में नगर आयुक्त के कार्यालय पर फेरी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फेरी समिति प्रभारी अधिकारी सहायक नगर आयुक्त महेंद्र यादव द्वारा 5 बिंदुओं का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रथम रूप से भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर के वेंडिंग जोन को व्यवस्थित किए जाने के साथ रोड़ी बेल वाला महिला पिंक वेडिंग जोन की महिलाओं को भी उचित स्थान पर दिए जाने को लेकर सहायक नगर आयुक्त महेंद्र यादव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। वहीं सभी गंगा के घाटों के पुलों को नो वेंडिंग जोन घोषित करते हुए अतिक्रमण मुक्त किए जाने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया तथा अन्य 12 वेंडिंग जोन के पूरे सर्वे कराकर नगर निगम में साल 2018 के पंजीकृत सभी स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारियों को समाहित किए जाने को लेकर 4 सप्ताह के भीतर आगामी फेरी समिति की बैठक से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी नगर आयुक्त द्वारा फेरी समिति के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को दिए गए। टॉल वेंडिंग की मीटिंग निरंतर होती रहेगी, इसमें क्योंकि नगर निगम की भी भूमिका है, अन्य विभागों की भूमिका है और जो वेंडर्स के प्रतिनिधि हैं वो लोग उपस्थित होते हैं और जो वेंडर्स की समस्याएं हैं, चाहे वेंडिंग जोन को लेकर हो और अन्य संबंधित समस्याएं हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। उन्हीं बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है। आज टीवीसी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और मैं समझता हूँ नंदन कुमार जी ने जब से चार्ज संभाला है, ये प्रथम रूप से आज बैठक थी। बैठक में विशेष रूप से जो घाटों पर बिंदी चूड़ी माला बेचने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कैसे विकल्प के रूप में समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। जो हमारा पिंक वेंडिंग जोन है, पिंक वेंडिंग जोन की जो महिलाएं हैं उनको कैसे समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा वेंडिंग जोन है भगत सिंह चौक का, जिनमें 34 लोगों की सूची जारी कर दी थी, जिनको वहाँ पर दुकान आमंत्रित हो चुकी हैं और 17 लोगों के पैसे जमा हैं, उस पर विचार विमर्श किया गया। तभी लीजिए तय की गई, एक जो है एक संयुक्त टीम का गठन कर दिया गया है आयुक्त महोदय के निर्देशन में, और वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है सभी जो विषय हैं उन विषयों पर जो है जांच करेगी। उस जांच करने के बाद में जो भी कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें कमेटी की रिपोर्ट में PWD है, नगर निगम है, सिंचाई विभाग है, अन्य विभागों के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन भी उसमें सम्मिलित है, और उस जो कमेटी है उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जो है फिर टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक होगी। टाउन वेंडिंग कमेटी उसमें निर्णय लेगी। देखिए, स्वतंत्र रूप से मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, हम लोग सक्षम हैं, क्योंकि टाउन वेंडिंग कमेटी का जो गठन हो रखा है शासन के निर्देशन में हो रखा है। हम किसी के रहमो करम पर नहीं है टीवीसी के मेंबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। गड़जिया मंदिर के पास कोसी नदी में नहाने गए 9वीं कक्षा के छात्र के डूबने से मौत हो गई। घटना दोपहर की बताई जा रही है, जहां 16 वर्षीय जिशान अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौटने के बाद नहाने के लिए नदी किनारे गया था, मगर कुछ ही पलों में मस्ती का माहौल मातम में बदल गया। मृतक की पहचान जिशान पुत्र मोहम्मद नजरे आलम के रूप में हुई है, जो रामनगर के टांडा मल्लू इलाके का रहने वाला था और एक स्थानीय स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र था। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार जिशान रोज की तरह स्कूल से घर लौटा था। गर्मी के इस मौसम में उसके दोस्तों ने नहाने का प्लान बनाया और सभी गड़जिया मंदिर के पास स्थित झूला पुल के नजदीक कोसी नदी में नहाने पहुंच गए। वहीं नहाते समय जिशान का पैर फिसला और वह गहरे पानी में चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिशान कुछ ही देर तक पानी में हाथ पैर मारता रहा, लेकिन जल्द ही वो पानी में उछल हो गया। दोस्तों ने शोर मचाया और मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जिशान के शव को पानी से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। माँ बाप बेसुध हो गए और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिशान के पिता मोहम्मद नजरे आलम काम के सिलसिले में दिल्ली गए हुए हैं, जिन्हें सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम किया गया। पूरा मामला यह है, मोहम्मद जिशान नाम का लड़का है, वो स्कूल गया था। स्कूल से आने के बाद जो है 2-4 लड़कों के साथ जो है गड़जिया मंदिर के पास गया, जहाँ झूला पुल है, वहाँ पर उसमें जो खंडे टाइप का पानी है वहाँ पर, उसमें जो है वो जो नहाने के लिए गया वो वहीं पे डूब गया। वो कितने साल का था? वो बच्चा जो है 16 साल का है। कहाँ का रहने वाला? ये टांडा मल्लू का रहने वाला है, मेरे ग्राम साहब का रहने वाला है। हाँ, 2 घंटे बाद जाकर के उसका जो है पता चल पाया, निकली डेड बॉडी।
उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के सिसया गांव निवासी देवानंद सिडकुल सितारगंज की एक फैक्ट्री में काम करता था तथा पत्नी संग किराए के मकान में रहता था। जहां से प्राप्त सूचना पर सोमवार को जब परिजन उसके कमरे पर पहुंचे और दरवाजा खोला तो युवक बेहोशी की हालत में पाया गया। परिजन बेहोश युवक को आनंद फानन में सरकारी अस्पताल सितारगंज ले गए, जहाँ हालत गंभीर होने पर अन्यत्र रेफर कर दिया गया, जिसको इलाज हेतु अन्यत्र ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले में परिजनों ने थाने में तहरीर देकर मृतक की पत्नी पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं मृतक के बड़े भाई ने मृतक की पत्नी और मकान मालिक से नाजायज संबंध का आरोप भी लगाया है। इधर पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं घटना में हुई मौत से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर मनी पूनियानी ने बताया कि पोस्टमार्टम में कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। आगे की जांच के लिए बिसरा भेजा गया है। बिसरा जांच के बाद ही मौत का असली कारण पता लग सकेगा। बॉडी आ गई है पीएम के लिए, पीएम हमने कर दिया है उसका। बाकी ऐसे चोट वोटों के हमारे कोई निशान नहीं मिले हैं, इसलिए हमने उसका बिसरा जो है समुचित करके भेज दिया है आगे रिपोर्ट के लिए। नहीं, पीएम में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए हमने बिसरा भेज दिया। ये 6 बजे जब ड्यूटी नहीं आया तब फिर मैंने अपने भांजे को भेजा कि जाके देखो ड्यूटी क्यों नहीं आया। जब वहाँ गया वो जब दरवाज़ा बंद था, जब दरवाज़ा खोला तो वो बहुत सीरियस हालत में था और उसकी मैडम छत पर से उसी रूम मालिक के मतलब कमरे से ही ऊपर से ही जैसे आ रही है वो। दरवाज़ा बाहर से बंद? हाँ, दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसके बाद फिर मैंने मतलब फिर मेरे पास फ़ोन किया कि मामा तुम जल्दी आओ, ये कंडीशन है। मेरे को भी 15-20 मिनट लग गया जाने में। फिर मैं वहाँ पे गया। जब मैं वहाँ गया तो देखा कुछ की बहुत ज़्यादा ही सीरियस था। फिर मैंने टुक बुलाया, उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ ले जाने के बाद उसका मतलब जो भी ट्रीटमेंट हुआ और उसकी घरवाली वहाँ तक आई, लेकिन उसके पास एक बार भी नहीं। फिर वहाँ से दूसरे जगह हमने ऑफ़र किया तो उसकी घरवाली वहाँ से उसी रूम मालिक के साथ, उसके बाद उसका पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। क्या लगा? उसने जहर दिया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा इलाके में बढ़ती गर्मी से राहत देने वाली खबर है। आज सुबह से क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसने तापमान में कमी लाकर लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। मौसम विभाग के अनुसार ये बारिश अगले कुछ घंटों तक जारी रह सकती है और इससे हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होने की संभावना है। स्थानीय लोगों ने इस बारिश को गर्मी के प्रकोप से राहत के रूप में स्वागत किया। हालांकि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आ सकती है, जिसके लिए प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। सरोवर नगरी नैनीताल में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में काले घने बादलों ने डेरा डाल दिया। देखते ही देखते दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया और तेज गर्जन के साथ ही अचानक बारिश शुरू हो गई और कुछ ही देर हुई भारी बारिश से नगर में बहने वाले नालों में उफान आ गया। तो नगर में दिन में हुए रात जैसे अंधेरे के चलते सड़कों में चल रहे वाहनों को हेडलाइट जलानी पड़ी। अचानक हुई तेज बारिश के चलते शहर में घूम रहे पर्यटक और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं बीते सरोवर नगरी में पड़ रही ज्यादा गर्मी से भी काफी हद तक राहत मिली है। छुट्टी मनाने नैनीताल पहुंचे पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को अचानक हुई बारिश से बचने के लिए छतरियों का सहारा लेना पड़ा। नैनीताल में अचानक हुई ओलावृष्टि व बरसात से भी तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। और अब खबर रामनगर से है, जहां रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम उमेदपुरा इलाके में झाड़ी किनारे के अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। बताया गया है कि उक्त मृतक 1-2 दिन पहले पूर्व इसी इलाके में स्थित अनंतुम रिजॉर्ट में दिल्ली से आए कुछ मेहमानों के साथ चालक के तौर पर आया था। वहीं अभी बताया गया कि जो दिल्ली से मेहमान आए थे वो इस युवक को यहीं छोड़ गए, लेकिन आज दोपहर इसका शव रिसोर्ट से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के किनारे मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 40 साल है। फिलहाल पुलिस उसकी शिनाख्त के प्रयास करने के साथ ही रिजॉर्ट प्रबंधन से भी पूछताछ कर रही है। देखिए, एक व्यक्ति का शव मिला है
और उसको संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हुई है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून समेत कई जिलों में मौसम बिगड़ा है। वर्षा ओलावृष्टि से कुमाऊं में आफत। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। अल्मोड़ा में गदेरे में बहा यात्री वाहन। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून समेत कई जिलों में मौसम बिगड़ा है। वर्षा ओलावृष्टि से कुमाऊं में आफत जैसे हालात हैं। अल्मोड़ा में गदेरे में बहा यात्री वाहन। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। तो देहरादून समेत कई जिलों में मौसम बिगड़ा है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वर्षा ओलावृष्टि से कुमाऊं में आफत। अल्मोड़ा में गदेरे में बहा यात्री वाहन। और अब खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 16वां वित्त आयोग उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर है। बीते दिन वित्त आयोग ने मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक की, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी वित्त आयोग की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कई सुझाव दिए। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने कहा कि उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। सोलर प्रोजेक्ट्स और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए मांग की है। वहीं कांग्रेस से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक पैकेज का लाभ देने का भी आग्रह किया। देखिए, बहुत सारे सुझाव दिए हैं। हमने अपने बोनस की बात की है। ग्रीन बोनस का मामला जो हमारे सांसद प्रदीप टम्टा ने लोकसभा में उठाया था, उस विषय को भी हमने रखा। हमने कहा कि 7 सिस्टर्स की तर्ज पर उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने विकास की बदौलत, विकास की कीमत पे जो है अपने जंगलों को बचाते हैं। हमारे यहाँ अच्छी रोडें नहीं बन पाती, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बन पाते, बहुत सारी दिक्कतें हमारे यहाँ का नागरिक झेलता है। तो उत्तराखंड को उसके बदले ग्रीन जो ऑक्सीजन बचाते हैं, उसके बदले हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए विषय है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसमें हमने मांग किया। हमने विशेष पैकेज की मांग की है इंडस्ट्रीज़ के लिए। हमने मांग की अपने सोलर प्रोजेक्ट्स और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री हाईवे पर बड़कोट स्थित चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास मूसलाधार बारिश के बाद नाले से पानी का सैलाब आ गया। नाले में आए उफान में एक 2 पहिया वाहन भी फंसकर पानी के तेज बहाव में बह गया। रजिस्ट्रेशन सेंटर के बगल स्थित सूखे गदेरे में पानी भर जाने से वाहनों का पहुंचना मुश्किल हो गया। इससे चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं सहित स्थानीय बाशिंदों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां सिसया, बंधा, बकुलिया, खालिया सहित अन्य गांवों में आज सुबह 4 बजे के लगभग भरभराकर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे लोगों का खासा नुकसान हुआ है। आज तड़के कई स्थानों पर 15 मिनट तक बड़े बड़े ओलावृष्टि हुई, जिससे गरीबों का ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। वहीं ग्रामीण अजय विश्वास ने बताया कि अचानक सुबह में हुई बरसात के साथ ओलावृष्टि से सारे घर का सामान भीग गया, साथ ही उनके छत पर कई जगह से टूट गई है। वहीं उनका खासा नुकसान हुआ। ऐसे ही और भी कई घरों में जो पुरानी चादर थी सारी टूट गई, जिससे गरीबों का सारा सामान भीगकर नुकसान हो गया है। वहीं इस दौरान ग्राम बिगुलिया प्रधानपति विपिन कुमार ने बताया कि ये जो ओलावृष्टि हुई है इससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने लोगों के घरों को चिन्हित कर सरकार से मदद दिलाने की बात कही है। बीती रात प्रातः 4 बजे बारिश के साथ कुछ ओलावृष्टि हुई हमारे यहाँ, जिससे हमारे ग्राम सभा में काफ़ी क्षति हुई। मकानों को अल्वेस्टर वगैरह टूट गए लोगों के, और फलों सब्जियों फसलों को भी बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। हमें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इसके प्रति कुछ समाधान किया जाएगा।
और अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कोविड-19 को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया। मरीजों की स्क्रीनिंग सर्विलांस पर फोकस के निर्देश दिए गए हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कोविड-19 निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोविड-19 को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया। मरीजों की स्क्रीनिंग सर्विलांस पर फोकस के निर्देश दिए गए हैं। तो कोविड-19 निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।